स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। अल नीनो और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अल नीनो एक पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत क्षेत्र की असामान्य ठंडक का वर्णन करता है। 2. ला नीना पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। 3. अल नीनो दक्षिण अमेरिका में वर्षा लाता है, जबकि ला नीना दक्षिण अमेरिका देश पेरू और इक्वाडोर में सूखे का कारण बनता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ला नीना भी एक सामुद्रिक घटना है। यह घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है। उल्लेखनीय है कि अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अल नीनो दक्षिण अमेरिका में वर्षा लाता है और इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में सूखे का कारण बनता है। ला नीना दक्षिण अमेरिकी देश पेरू एवं इक्वाडोर में सूखे का कारण बनता है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक बाढ़ का कारण भी बनता है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारत में फसल मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जून जुलाई में बोई जाने वाली खरीफ फसलों में मटर और चना जैसी फसलें शामिल हैं। 2. अक्टूबर दिसंबर में बोई जाने वाली रबी फसलों में गेहूं, जौ और सरसों जैसी फसलें शामिल हैं। 3. जायद की फसलें रबी और खरीफ के बीच बोई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल जून में काटी जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, अतः कथन 2 सही है। जायद की फसलें रबी और खरीफ फसलों के बीच मार्च जुलाई की अवधि में बोई तथा काटी जाती है। मौसमी फल, सब्जियां, चारा फसलें आदि जायद की फसलें हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमएसपी कानूनी रूप से गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है। 2. एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 3. सरकार तेज खाद्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जो उत्पादन की लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। भारत की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलों में शामिल है 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार की दालें, 7 तिलहन, 4 वाणिज्यिक फसलें आदि, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव उपस्थित सदस्यों के विशेष बहुमत से करता है। 2. अध्यक्ष सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है। 3. अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से इस्तीफा दे सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सदन अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से करता है जो सदन में मतदान करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। अध्यक्ष सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों,
लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मिसालों का अंतिम व्याख्याता होता है, अतः कथन 2 सही है। एक अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देकर अपने पद को त्याग सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। 3. मौजूदा स्पीकर प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95 की धारा 1 के तहत की जाती है ताकि वह अध्यक्ष के चुनाव तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन कर सके, अतः कथन 1 सही नहीं है। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और शपथ दिलाई। अगला प्रश्न है, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दशकीय जनगणना संचालित की जाती है। 2. भारत में जनगणना को विधिक या सांविधिक समर्थन प्राप्त है। 3. जनसंख्या जनगणना संविधान के 7वीं अनुसूची का एक समवर्ती विषय है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दशकीय जनगणना गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत संचालित की जाती है, इसलिए इसे विधिक समर्थन प्राप्त है, अतः कथन 2 सही है। जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। इसे संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सरोगेसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी अनुमति केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए है। 2. ऐसे भ्रूण का गर्भपात केवल सरोगेट मां की सहमति से ही किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरोगेसी एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक महिला किसी इच्छित दंपति के लिए बच्चे को जन्म देती है, इस इरादे से कि जन्म के बाद वह उसे उन्हें सौंप देगी। इसे केवल परोपकारी उद्देश्यों के लिए या उन जोड़ों के लिए अनुमति दी जाती है जो सिद्ध बांझपन या बीमारी से पीड़ित है, अतः कथन 1 सही है। इसे वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे बिक्री, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य प्रकार के शोषण के लिए प्रतिबंधित किया गया है। सरोगेसी से पैदा हुआ बच्चा दंपति की जैविक संतान माना जाएगा। ऐसे भ्रूण के गर्भपात की अनुमति केवल सरोगेट मां और अधिकारियों की सहमति से ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2. यह प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। 3. छठी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी पेसा अधिनियम 1996, यह अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम द्वारा स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु अधिनियमित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है। आदिवासी अन्य चीजों के अलावा छोटे वन संसाधनों, छोटे जल निकायों और छोटे खनिजों पर नियंत्रण कर सकते हैं, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही है। छठी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य पेसा के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि इन राज्यों में शासन के लिए अपनी स्वायत्त परिषदें हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. जयपुर, 2. मलप्पुरम, 3. मैसूर, 4. श्रीनगर। उपर्युक्त में से किन शहरों को विश्व शिल्प परिषद यानी WCC द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व शिल्प शहर। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। वर्ष 2021 में श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए भारत का सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। 2. गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसके 9 अन्य सदस्य हैं। 3. आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित केंद्र सरकार पर है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा निर्मित भारत का आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसके 9 अन्य सदस्य हैं। 9 सदस्यों में से 1 को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।